अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाजरीन, आज हम लेबरर्स को लेके बात करेंगे क्योंकि ये मौजू बहुत ही ज़रूरी है और लेबरर्स की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में लेबर्स को पता होना चाहिए। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है वो पता होना चाहिए। आपके घरों में कितने सारे ऐसे लेबर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन्हें पता नहीं होता इस प्रोसेस का कि स्कीम्स क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वो जो डिपार्टमेंट से है, लेबर डिपार्टमेंट जो है उससे कनेक्टेड कैसे रहेंगे। तो इसी बारे में ये जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो कि जिनका नाम मिस्टर अरशद कादिर है। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो कि ये ई श्रम स्कीम है लेबर्स के लिए। थोड़ा सा इस बारे में हमें जानकारी दीजिए क्योंकि लोगों में, लेबर्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस स्कीम को लेके कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और किस तरीके का एज ग्रुप क्या होना चाहिए इसमें। इसमें कोई बिजनेसमैन होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई एजुकेशन का कोई ई डेडलाइन श्रम रखा के गया बारे है। में ये बताऊं, जो ई श्रम है ये यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसको हम ई श्रम पोर्टल बोलते हैं। 24 अगस्त 2021 में ये लॉन्च हो गई। इस स्कीम के तहत जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली मजदूर भाई है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो सोमो ड्राइवर हो या सब्ज़ी वाला हो, इवन जो हमारे सेल्समैन है या गर्ल्स, हर कोई वर्कर, चाहे हमारे घर में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर हो या किसी डिपार्टमेंट में जैसे R&B में, PHE में डेली वेजर्स है, कंसोलिडेटेड पे काम करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, स्वीपर बाय है या इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या कोई भी है। इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ही होना चाहिए। इसमें हर कोई आता है जो 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 भी किस्म के मज़दूर हैं हमारे पास, हर किस्म के मज़दूर इसमें आते हैं, वो सब इसमें एलिजिबल है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए जो एक लेबर के पास होना चाहिए ई श्रम के लिए अप्लाई करने के लिए। ई श्रम की जो स्कीम है वो बहुत ही आसान स्कीम है। इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें कोई टफ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हमें चाहिए वो हमें सिर्फ इसका हमें आधार चाहिए। इसके जो फ़ोन नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए और इसका अकाउंट नंबर। ये सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए एक वर्कर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए। सो इसके इस ई श्रम की जो स्कीम है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एक लेबर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्कीम से। सबसे पहली जो इसकी बेनिफिट्स है, ये उसी वक्त इंश्योर होता है डिपार्टमेंट के साथ जब ये रजिस्ट्रेशन अपना करता है। अप टू 2 लाख इसका कंपनसेशन में इंश्योरेंस होता है अगर खुदा न खासा कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई। इसी तरह अगर कोई डिसेबिलिटी होगी तो अप टू 1 लाख रुपीज़ इसका है। ये रजिस्ट्रेशन हमें 31 दिसंबर तक मुकम्मल करनी है, इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर तक। मैं गुजारिश करता हूँ जितने भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे मज़दूर भाई हैं वो अपने आप को रजिस्टर करें। इस हवाले से हमने हर एक डिपार्टमेंट एक फैसिलिटेशन सेंटर खोली है। इस वक्त जो फैसिलिटेशन सेंटर खोली है वो हमने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में खोली है, लेबर डिपार्टमेंट में खोली है, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, DIC में, हर एक डिपार्टमेंट में, फिशरीज़ डिपार्टमेंट में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट अभी तक ये फैसिलिटेशन सेंटर नहीं खोला है वो हमसे रब्ता करें ताकि हम वहाँ पर उनको अपील करेंगे कि वो अपने डिपार्टमेंट में वो फैसिलिटेशन सेंटर खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए। तो सर मैं पूछना चाहूँगी ये ऑनलाइन अप्लाई करना है कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि पोर्टल्स भी होते हैं, कभी कभार पोर्टल से अप्लाई करना पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। इवन इसमें ये फ़ायदा ये है कि अगर वर्कर को खुद पता है कि वो व्हाट्सअप अगर चलाता है, उसको जानकारी होगी मोबाइल चलाने में, तो वो खुद इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा ऑनलाइन है। ठीक है। तो अगर वो डिपार्टमेंट में कोई फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है तो वह किसी भी CSC, नज़दीकी CSC सेंटर के पास जाकर वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सो आपसे पूछना चाहेंगे आपका डिपार्टमेंट वेरीफाई कैसे करेगा कि ये जो फिल कर रहे हैं फॉर्म या जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए कि वो जेन्युइन है। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है। जो भी वर्कर वहाँ से सेल्फ अटेस्टेशन के तहत वो जो बोलता है मैं ये काम करता हूँ, जैसे कोई बोलता है मैं ड्राइवर हूँ, कोई बोलता है मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, कोई बोलता है मैं डेली वेजर हूँ, कोई बोलता है मैं कारपेट वीविंग का काम करता हूँ, तो इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है। वो अप्लाई कर सकता है तो उसकी इंस्टेंट उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसकी जो एज है वो होनी चाहिए 16 to 59। 16 से नीचे नहीं होना चाहिए और 59 से ऊपर नहीं होने चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि ये इनकम टैक्स में नहीं आना चाहिए, इनकम टैक्स डिपॉजिट नहीं करना
में नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है कि ये ESI एक स्कीम है हमारी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो उसमें इनरोल ना होना चाहिए। तो बाकी जितने या प्रोविडेंट फंड इसमें इसका नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी तरह के मजदूर हैं वो इसके सब एलिजिबल हैं। क्योंकि आज ये बात कर ही रहे हैं हम लेबर्स के बारे में, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए भी ज़रूरी है और उन लेबर्स के लिए भी ज़रूरी है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के तहत एक स्कीम हमारे पास चल रही है 2011 से। इस स्कीम के तहत हम सिर्फ जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। 2011 से लेकर 18 तक ये ऑफलाइन थी, लेकिन 2018 के बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन हो गई है। 2018 से अब तक सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन ही ऑनलाइन करते थे। अब गवर्नमेंट ने एक रिसेंट एक नया ऑर्डर निकाला जिसमें जो हमारे वर्कर्स हैं वो जो रिन्यूअल का फ़ीस उनको यहाँ पर फिज़िकली आके यहाँ पर जमा करना था, अब उसके लिए भी वो ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी नज़दीकी CIC सेंटर पर वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिन्यूअल के लिए। इस स्कीम के तहत जो हमारे पास रजिस्टर हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी असिस्टेंस उनको दे रहे हैं। सबसे पहली बात, वो हमारी डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर होते हैं। मतलब अगर खुदा न खास्ता उनको डेथ हो गई तो उनकी डिपेंडेंट्स को अप टू 2 लाख रुपीज़ उनके कंपनसेशन मिलता है उनकी फैमिली को। दूसरा जो बड़ा इसमें असिस्टेंस जाता है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो है एजुकेशन असिस्टेंस। एजुकेशन असिस्टेंस हम डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो मज़दूर हैं उनके बच्चे जो है एजुकेशन हासिल करें, प्राइमरी से लेकर अप टू इवन डॉक्टरी और इंजीनियरिंग तक। अगर किसी का बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है तो उसको 2500 पर एनम एक बच्चे का मिलता है, ये अप टू 2 चिल्ड्रन उनको मिलता है। इसी तरह अगर हायर उसके बाद आता है मिडल में उनको जाता है 3500। इसी तरह हाई स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो 4500। अगर हायर सेकेंडरी में पढ़ता है तो 6000 पर चिल्ड्रन। अगर कॉलेज में पढ़ता है तो 10,000। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सिंपल MA MSc करता है तो 15,000। अगर वो प्रोफेशनल कोर्स करता है इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, अप टू 30,000 to 50,000 उनके बच्चे को हम यहाँ से एक स्कॉलरशिप तरह एजुकेशन असिस्टेंस मिलती है। इसके अलावा अगर खुदा न खासा इसको काम करते करते कभी चोट आ गई या बेड रेस्ट आ गया तो 5,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक इसको यहाँ से असिस्टेंस मिलती है। इसके अलावा अगर फैमिली में इसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, CA पेशेंट हो या TB या इसी तरह का कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, हाँ, तो उनको अप टू 1 लाख रुपीज़ का जो है असिस्टेंस इस डिपार्टमेंट से मिलता है। जैसे आपने स्कॉलरशिप का कहा कि उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो ये स्कॉलरशिप उन्हें तभी मिलेगी जब मतलब उनके फादर भी ज़िंदा होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तभी उनको वो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये असिस्टेंस वर्कर जो हमारे पास इनरोल है ऑलरेडी, वो एक्टिव वर्कर होना चाहिए। उसके बाद उनको हर साल यहाँ पर ये फॉर्म भरना होता है, एजुकेशन असिस्टेंस फार्म। जैसे हम आज यहाँ से फॉर्म लेते हैं, हर मतलब पिछले 1-2 महीने से हम फॉर्म रिसीव कर रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। हम मजदूर भाइयों से यही अपील करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो हमारे ऑफिस में आकर अपनी एजुकेशन असिस्टेंस फाइलें जमा कराएँ। इसके साथ साथ वो ई-श्रम भी में भी रजिस्ट्रेशन करें। अब यहाँ से सर्कुलर आएगी, जिसके पास ई-श्रम कार्ड ना हो तो उसको कोई भी असिस्टेंस हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, ये सिर्फ यहाँ के वर्कर्स के लिए है कि वो ये माइग्रेंट लेबरर्स जो यहाँ आते हैं उनके लिए भी ई-श्रम पोर्टल पे जो है अप्लाई करना ज़रूरी है? ई-श्रम हर एक के लिए है, चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल हो। तो हम जगह जगह पर ये अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 30 से 50 अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम हर जगह गए हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हम गए हैं कि अगर वो वहाँ पर लोकल हो या नॉन लोकल हो, ये रजिस्ट्रेशन सबके लिए ज़रूरी है। तो सर पूछना चाहूँगी आपको, जैसे आपने स्कॉलरशिप वगैरह का कहा, तो ये असिस्टेंस कहाँ से आती है? अंडर BOC एक्ट में एक दूसरा एक्ट है सेस एक्ट। ये सेस एक्ट के तहत ही हमें पैसा आता है। सेस एक्ट का मतलब ये है कि जो हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या प्राइवेट मॉल बन रहा है कहीं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है या कोई और मॉल बन रहा है, तो इसका जो 1% सेस है वो डिपार्टमेंट को उनको एज ए लेबर सेस डिपॉजिट करना होता है। हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे R&B है, PHE है या SMC है या SD है, वहाँ से हमें रेगुलरली एक अमाउंट आता है अंडर सेस वेलफेयर एक्ट के तहत। लेकिन जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, अगर प्राइवेट कोई सेस मतलब कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई प्राइवेट मॉल बना रहा है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो वहाँ पर हमें बहुत कम सेस आ रहा है।
जिसके तहत हम हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर ऑफिसर साहिबान हैं, वो जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, उसका जो 1% कॉस्ट का है वो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है। तो कोई कोई जो है वो कंप्लेंट्स रिपोर्ट देता है और वो सेस डिपॉजिट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर हमारे बिल्डर्स हैं वो सेस डिपॉजिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। उनको एक रिकवरी में भेजना पड़ता है डीसी साहब को, जो कि कलेक्टर हैं इसके। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो खुद आकर हमें इंफॉर्मेशन दे कि हमारा यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ये है और इसका जो 1% ये बनता है। तो उनको जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको एज ए सेस कलेक्टर के अंडर इनको ये यहाँ पर सेस डिपॉजिट करना होता है, 1% सेस। जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो सेस कलेक्टर है वो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। हमारे जो अकाउंट्स है वो JK बैंक में इसके अकाउंट्स है, वो वहाँ पर डायरेक्टली वो डिपॉजिट कर सकते हैं। सर, आपने सेस के बारे में बताया, अब आपसे पूछना चाहेंगे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि एक्ट्स भी है, कानून भी है जो कि लेबर से रिलेटेड है। JNK शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो पहले अर्स्टवाइल स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है। ये 1966 का एक्ट है। इस एक्ट के तहत जो हमारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो शॉप्स हो, होटल्स हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उन सबको जब भी वो रन करेंगे अपना बिजनेस, विद इन 1 मंथ उनको यहाँ पर अप्लाई करना होता है अंडर JNK शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट के तहत। उसके तहत इनको एक यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन मिलती है, जिसको हम बोलते हैं JNK शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन जो ये प्रोसेस है, अभी तक हमने तकरीबन 30,000 जो यहाँ पर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर किया है। पहले ये ऑफलाइन थी, ऑफलाइन के तहत इनको यहाँ पर खुद आना पड़ता था एप्लीकेशन के लिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन 2018 से अब ये भी अब ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन सर्विस में हो गई है। इसके तहत ये कहीं भी जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो हमारी पोर्टल का नाम है वो है jklabor.com। इस पोर्टल के तहत वो एप्लीकेशन दे सकते हैं जब भी वो बिज़नेस रन करेंगे। तो इस विद इन 1 मंथ इनकी जो है रजिस्ट्रेशन हो सकती है। इसमें जो इनको फ़ीस भी डिपॉजिट करना है वो भी ऑनलाइन डिपॉजिट करना है। इसकी जो फ़ीस है वो 50 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ तक इसका फ़ीस है। वो पोर्टल उनको वहीं से बताएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिज़नेस एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़। जिसका जितना छोटा बिज़नेस होगा, जितने मतलब एम्प्लॉइज़ नहीं होंगे, तो उसको उतना कम फ़ीस डिपॉजिट करना होता है। जिसको जितना ज़्यादा मतलब बड़ा बिज़नेस होगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होंगे, तो उसको उतना ज़्यादा मतलब फ़ीस डिपॉजिट करना होता है। इसके तहत फिर एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है। अगर वो 1 साल के लिए, 2 साल के पहले वो रजिस्टर करेगा, उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस वो रिन्यूअल भी ऑनलाइन कर सकता है। इसमें एक बात बताऊं कि पहले जो ये ऑफ़लाइन थी, ऑफ़लाइन में हमने बहुत सारे शॉप्स को रजिस्टर किया है, लेकिन अब उन्होंने उसके बाद उन्होंने वो ऑनलाइन में रिन्यूअल नहीं किया है। अब हमने बहुत बार थ्रू प्रिंट मीडिया एक रिक्वेस्ट की कि अपील की कि उनको कि जो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल करे थ्रू ऑनलाइन, ताकि हमें पता चले कि अभी एक्चुअल में हमारे पास कितने वर्क मतलब रजिस्टर हो चुके हैं शॉप्स। तो उनको फिर से एक बार हम अपील करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, जिनको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है ऑफ़लाइन में लेकिन ऑनलाइन नहीं किया है, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऑनलाइन में जाके वो अपना रिन्यूअल करें, ताकि उनको एक कंप्यूटराइज्ड नंबर एक जनरेट हो जाए, ताकि वो खुद भी देख सकते हैं इस पोर्टल पर कि हमारी जो शॉप है कि क्या वाकई वो मतलब दर्ज है लेबर डिपार्टमेंट में। ऑफ़लाइन वो कहीं कहीं नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन का नंबर जो जनरेट होता है तो वो वैलिडेट है या नहीं वो देख सकते हैं अपने इस हमारे पोर्टल पे jklabor.com पे। सो जिस तरीके से आपने कहा कि कितनी शॉप्स है, तो शॉप्स बहुत है लेकिन रजिस्ट्रेशंस कम है आपके अकॉर्डिंग, तो उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं जिनकी शॉप्स है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है? JNK शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में दो एक सेक्शन है। एक है सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) बोलता है कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो विद इन 1 मंथ आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ सेक्शन 6(1) के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। इसी तरह जिसने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ली है लेकिन वो रिन्यू नहीं कर रहा है, तो वो सेक्शन 6(5) में आता है रिन्यूअल्स। तो अगर वो रिन्यू नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकते हैं, हम प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6(5). रिन्यूअल का जो फ़ीस है वो भी अब ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन। अब ये बहुत ही आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आज भी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी, फिर उनके खिलाफ हमें मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जैसे कि अरशद साहब से हमने बात की, इन्होंने कहा कि किस तरीके से एक्ट भी है और एक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है। हालांकि जब आप सेटअप करते हैं अपने किसी भी बिज़नेस का तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर अंदर नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इन्होंने जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स का मेंशन किया है कि जो कि लेबरर्स के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जा सकता है अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। हालांकि इस सब का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, इसकी फ़ीस भी है। हाँ, आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। जो लेबरर्स है उनका ई श्रम का जिस तरीके से इन्होंने ई श्रम के बारे में समझाया कि किस तरीके से ई श्रम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा एज ग्रुप अप्लाई कर सकता है और उसमें क्या एलिजिबिलिटी है। हमें लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है और उन लोगों के लिए खासकर जो कि लेबरर है, जो कि बिजनेसमैन हैं, जिनका अपना इस्टेब्लिशमेंट है। तो आप तक ऐसी खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए एशियन न्यूज़ हब के साथ। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर।